अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं इस वक्त ओमान में हूँ और जॉर्डन में। और यहाँ से बस थोड़ी देर में मैंने आधे घंटे में निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो फिर इंशाल्लाह हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5 दिन से था, बल्कि छठा दिन है आज। और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। ओमान वाले जो हैं हमेशा दे आर वेरी वेलकमिंग, वेरी वार्म। और उनकी तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन एक चंद बातें मुझे पता चली हैं जो मैंने आपको बतानी है और जो बहुत ही दुख वाली हैं। और आज आपको पता चल गया होगा कि सफ़ा अहमद एक जर्नलिस्ट थी मिडल ईस्ट की, उस बेचारी को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद 2 अटैम्प्ट्स पहले हुए थे, अभी तीसरे अटैम्प्ट में वो शहीद हो गई। और उसका कसूर जो था सफ़ा का, वो सिर्फ इतना था कि वो इज़राइल के ऊपर रिपोर्टिंग करी थी, जैसे हम लोग करते हैं। बस ये है कि यहाँ पे टारगेट हो गया। तो मैं पिछले 2-3 दिन में मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकातें भी हुई। बड़े सीनियर लोग भी थे, हुकूमत के अंदर भी लोग मौजूद थे, सेनेटर्स थे। उनसे मैं पूछा कि ये लेबनान के अंदर हो क्या रहा है सारा कुछ। गाज़ा में तो चलो हमें समझ में आता है, लेकिन ये हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है वो, और इस्माइल हानिया की शहादत, ये दोनों चीज़ें हज़म नहीं होती हैं। तब मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताई। ये मेरा तज्ज़िया नहीं है, ये मैं को अपनी राय नहीं दे रहा। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो आपसे कहते हैं ज़ुबान खल्क नकारा खुदा, कि ये पूरी यहाँ पे जो हर बंदा है वो ये कहता है। वो नंबर 1, हम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि ईरान और इज़राइल आमने सामने खड़े हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे समझते हैं ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि जी एक साथ ही है और मिले जुले अंदर से। और वो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स देते हैं। वो इस तरह से कि वो ग्रेटर ईरान, ग्रेटर पर्शियन एम्पायर की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं, और ये ग्रेटर इज़राइल की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं और अचीव करना चाहते हैं। तो एज लॉन्ग एज ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, ये एक दूसरे को धमकियाँ देते रहेंगे, हम आने बाने शाने करते रहेंगे, हल्का टामाटोई होती रहेगी, लेकिन यह है कि कोई वॉर नहीं होगी इन दोनों के दरमियान। आप देखें जनरल सुलेमानी को जब शहीद किया तो उसके बाद ईरान ने बड़ा कहा कि हम हमला कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया, बता दिया कि हम इतने बजे इस दिन हम हमला करेंगे। वो पूरा बेस खाली करके बैठ गए। इन्होंने मिसाइल मारे, 9 मिसाइल मारे। कोई इधर गिरा, कोई गराज में गिरा, कोई किसी ट्रम को लगा ढा डू ढा ढा। ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई माली नुकसान हुआ। अल्लाह खैर सल्ला लोगों में कह दिया कि हाँ जी हमने तो हमले कर दिए, हमने तो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला ले लिया। इसी तरह आप याद करें कि जब इन्होंने ड्रोन हमले किए थे, पूरी दुनिया को बता बता के कि हम 48 घंटे के बाद हम ड्रोन हमले करने वाले हैं। उसके बाद वो इतना टाइम दिया, 72 घंटे, कि अमेरिका भी, बरतानिया भी, फ्रांस भी, सारे जो है उसकी मदद को वहाँ पे अपने वो डिप्लॉय करते हैं। उस बाद 200 इन्होंने ड्रोन्स भेजे जो बतख की स्पीड पे उड़ रहे थे। उस बाद भेज के सो गए और पिडिंग 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 एक एक को करके, जैसे वीडियो गेम्स में नहीं मारते, उन्होंने सबको उड़ा दिया। शायद कोई एक आधा गिरा है कहीं, शायद कोई एक आधा लगा है कहीं। और कहने को कह दिया कि जी इसराइल पे हमने डायरेक्ट हमला कर दिया। ये को हमला था इसराइल के ऊपर, ये को हमला था। आप खुद सोचें इस बात। तो फिर बड़ी तकवीत मिलती है इन बातों को कि जब वो कहते हैं कि जी तुम यमन में सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो कुछ कराते रहे हूसियों से, वो ठीक है, तुम करो, हम उस पर कोई नहीं कहेंगे। लेकिन जब तुम यमनी लोगों से इजरायली टारगेट्स पे हिट कराओगे तो फिर हम यमन को नहीं छोड़ेंगे, फिर हम वहाँ पे अटैक। और यही हुआ। अच्छा, जिस तरह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाके इजरायली फोर्सेस में, तो हसन नसरुल्लाह के मुतालिक मुझे पता चला है कि ये 6 बेसमेंट्स के नीचे रहते, यानी इन्होंने जब अपने बंकर बनाए हुए थे वो 6 बेसमेंट्स थी, उनके नीचे 7वीं में वो रहते थे। और वो जो वीडियो एड्रेस है वो भी अननोन लोकेशंस वगैरह से करते थे। उसके बाद टेप कहीं जाती थी और फिर वो एड्रेस हो जाता था। उनका जो खाने का इंतज़ाम था बड़ा ही टॉप सीक्रेट था। किसी को नहीं पता था उनका खाना कहाँ बनता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे में सोचता है इंसान कि उसका पता कैसे चल गया। और हिज़्बुल्लाह के अपने अंदर बहुत लोगों को नहीं पता होता था कि इस वक्त हसन नसरुल्लाह कहाँ पे हैं या कहाँ से उन्होंने यह बयान जारी किया।
तो हमारे लोकल दोस्तों का कहना है कि जी हिजबुल्लाह के अंदर इसराइल के बेइंतहा जो है वो स्पाइस हैं, हमास के अंदर भी हैं और ईरान के अंदर भी हैं, और हिजबुल्लाह के अंदर तो टोटल पेनिट्रेशन की हुई है उन्होंने, और उनको एक एक जगह का पता है, एक एक पल का पता है। इससे पहले जो उन्होंने वो हज़ारों पेजेस वगैरह फाड़े थे, वॉकी टॉकीज़ वगैरह फाड़ी थी, उनको एग्जैक्टली पता था कि ये पेजर किसके पास होना है और ये वॉकी टॉकी किसने इस्तेमाल करनी है। वो सिर्फ ये नहीं था कि ये यहाँ पे मैंने ख़रीद लिया जाके और पता चला कि वो मेरी जेब में फट गया। दे न्यू कि ये कहाँ जा रहा है और वह कहाँ कहाँ जा रहा है। और हसन नसरुल्लाह के ऊपर जब उन्होंने बॉम्बिंग की है तो हज़ार वो उसके केजी के उन्होंने को 80 बम फेंके कि उनका बंकर समेत अंदर ही चला जाए, जो भी बंकर ही अंदर चला जाए, उसकी इर्द गिर्द की बिल्डिंग टूटे और वो पूरा उसको अंदर ले। और प्रिसिजन बॉम्बिंग थी, बिल्कुल एक ही जगह पे, एक ही टारगेट पे, यानी इतने हज़ार यानी उन्होंने केजी बम जो है वो फेंक दिए। गालिबन जंगों में फेंके जाते हैं इतने, जितने उन्होंने एक टारगेट को उड़ाने के लिए उन्होंने इतना कर लिया। अच्छा, इस्माइल हानिया का आप देख लें। इस्माइल हानिया का क्या हुआ था कि ईरान के अंदर है, टॉप सीक्रेट उनके वो मेहमान हैं, टॉप प्रोटोकॉल है, और उनके अंदर से जो खबरें लीक हुई वो ऐसी हैं कि जिस फ्लैट में वो है, जिस अपार्टमेंट में इस्माइल हानिया है, सीधा वहीं पे अटैक हुआ कि इस्माइल हानिया टारगेट हो और इस्माइल हानिया के साथ उनके 5-6 जो क्लोज गार्ड्स हैं वो टारगेट हो, कोई और टारगेट ना हो। अच्छा, ये वो जगह है कि जिसका महीनों पहले पता था ईरान को कि जो उन्होंने यहाँ पे ठहराना है। अक्सर VIPs को वो इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ठहराते हैं। तो आप समझिए ये उनका एक किस्म का रेड जोन हो गया, और उनका रेड जोन जो है कितना अनप्रोटेक्टेड है। इसी तरह उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जो डेथ हुई थी कि वहीं ईरान के अंदर से मुखबरियाँ हुई थी और वो उसकी टारगेट किलिंग हो गई। जो दूसरे साइंटिस्ट की हुई थी वो भी ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि इजराइल एक तरफ, इजराइल के हामी एक तरफ, और इजराइल मुखालिफिन जो है उनको यही नहीं पता कि उनकी सफ़ों में कितने सांप हैं, कितने मुखबर हैं। अच्छा, अब यमन के ऊपर भी हमले शुरू हो गए हैं, और आज लेबनान के अंदर जो है ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो गई हैं जाके, और उन्होंने ऐलान कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमने नहीं छोड़ना, यानी अब इस पे करना है, जो कुछ करना है तो कर लो। मेरी यहाँ पे सऊदीज़ वगैरह से भी बात हुई, मेरी और लोगों से भी बात हुई, क्योंकि काफ़ी मुल्कों के लोग थे, तो सारे कहने लगे कि हमास को ज़रूरत क्या थी वो 7 अक्टूबर को ये करने की, 8 अक्टूबर को ये करने की, सब कुछ आराम से चल रहा था, उनको क्या ज़रूरत थी ये करने की। यानी अब आप अपने अगर अब ये कहना शुरू हो गए हैं, ये सवाल करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ सीरियस इशू। यानी आप लोग और हम लोग जो है हम एक पेज पे नहीं है। देखिए, आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है मैं सुन्नी हूँ, मेरे लिए आप शिया हैं, हम दोनों के लिए कोई तीसरा देवबंदी है, कोई चौथा हनफी है, कोई पांचवा कुछ है, लेकिन जब हमें गैर मुस्लिम देखता है ना, उसके लिए हम सब मुसलमान हैं, उसके लिए उसको हम एक जैसे नज़र आते हैं। मैं एक इंडियन खातून से मेरी बात हो रही थी यहीं पे जॉर्डन में, W होटल में, मैरियट का, तो को बात हो रही थी, तो वो कहती आई एम सो कंफ्यूज्ड, फॉर मी ऑल ऑफ यू आर मुस्लिम्स, आई मीन who's a Shia and who's a Sunni, I mean frankly what do we care for। तो मुझे एहसास हुआ कि ये सही कह रही है बेचारी, इनके लिए हम सब मुसलमान हैं। वो अलग बात है कि हम मुसलमान आपस में इतना लड़ते झगड़ते हैं, और हम मुसलमान एक दूसरे को काफिर करने के लिए तुले हुए हैं जिसको हाथ नहीं है। अब लेबनान में चले गए, साथ ही वो यमन में चले गए, अब इसके बाद किसकी बारी है? आपको इसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी बारी है, कहाँ पे लड़ाई होनी है, कहाँ पे वो होना है। किसकी तारीफ़ों में यरूशलेम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इज़राइल जो है वो एकदम से एक्टिव हो गया है, और जो उनके अंडर इन्फ्लुएंस जो जूइश मीडिया के जितना भी वेस्टर्न मीडिया, वो कौन कौन उसके लिए हरकत में आ गया है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी
पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं कह रहा, मैं इंडिविजुअल्स के ऊपर कह रहा हूँ कि वही जिसके ऊपर हकीम सईद ने, डॉक्टर इसरार ने हमें 30 साल पहले बता दिया था कि फ़लाँ फ़लाँ किसका एजेंट है, किसका प्लांटेड है, वो आज उनके मुंह से निकल रही हैं बातें कि कौन प्लांटेड और कौन। तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी रहे, पाकिस्तान ऐसी लड़ाइयों के अंदर रहे कि जब इनका कोई भी वार हो तो खुदा न खास्ता हम इतने कमज़ोर हो चुके हो कि हम उसको सह न सकें। कभी हम किसी तरमीम पर लड़ रहे हैं, कभी हम अख्तियारात पर लड़ रहे हैं, कभी हम जमहूरियत के नाम पे अपने आप को बचा रहे हैं, कभी हम आज़ादी सहाफ़त के नाम पे अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन कोई इस्लाम के नाम पे, कोई पाकिस्तान के नाम पे, कोई इंसानियत के नाम पे किसी को बचाने की बात नहीं कर रहा। और यही हमारा अलमिया है। हमें नज़र आ रहा है हमारे सामने लिखा हुआ कि ये लड़ा लड़ा के इन्होंने हमें मार देना है, और हमें नज़र आ रहा है कि हमने इसी तरह से मरना है, लेकिन हमें होश नहीं आ रहा, हमें अकल नहीं आ रही है। क्या पाकिस्तान की बारी अगले 1 साल के अंदर आ जाएगी कि अभी उसमें 1-2 साल लगेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बारी नहीं आएगी, तो फिर मेरा और आपका जो है वो फिर डिफरेंट, हम किसी मून जोन्स पे हैं और हम दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, हम एक साथ, हमारी सोच नहीं मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर कंट्री भी है, तो वो बहुत बड़ा टारगेट है, उसको आसान, ये तो करीब करीब है। यहाँ पे हालात इनके ये हैं कि 67 में गोलान हाइट्स पे इसराइल ने कब्जा किया जॉर्डन की, वहाँ सारा पानी था और पानी की इनकी जो तरसील है वो वहाँ से होती है, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो आज जॉर्डन उसी इसराइल से पानी खरीदता है, अपना ही पानी जो है वहाँ से खरीदता है। और जॉर्डन के अंदर इस वक्त तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जॉर्डन वैली के अंदर काम करते हैं। ना उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ना उनके पास जॉर्डेनियन पासपोर्ट, लेकिन वो काश्तकारी करते हैं। और वो यहाँ पे टोटल जितनी भी काश्तकारी है, वेजिटेशन है, वो ये पाकिस्तानी करते हैं। ये वो है कि जो आर्मी में, एयरफोर्स में, सिविलियंस और लोग आए थे वॉर में, जब ज़ियाउल हक ने इनकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आर्मी भरी थी और आए थे यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक, तो काफ़ी लोग जो थे वो यहीं पे रह गए। अब उनको जॉर्डेनियन गवर्नमेंट कहती है कि पासपोर्ट ले लो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है पासपोर्ट ले लो, कहते हैं हमने नहीं लेना। वो बीच में ही है, वो कहते हैं हमें फ़ाइन देना पड़ेगा, ये है वो है। तो बेसिकली आप देखें कि अकल हमारी यही है कि हम फाइन्स, पैसे और इन चीज़ों के ऊपर अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ दाव पे लगा दें। हम ये नहीं सोचते हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। और यही अलमिया उम्मत मुस्लिमा। क्या अल्लाह ताला कोई हमारे अंदर इमाम मेहदी भेजने वाला है? ये तो अल्लाह कोई, क्या कोई निजात दहंदा आ रहा है? ये तो खालिक के कायनात। मुझे इतना पता है कि सबकी बारी लगी हुई है और बारी आ रही है, वो पहले वो बाद में। चुप रहें, कुछ ना कहें, डरते रहें, बारी फिर भी आनी। सोचिएगा इस पे। Until next time, Allah Hafiz.